इस चैप्टर को और इस यूनिट को। देखो भाई, कोशिका जीवन की इकाई, इससे पहले ये जो चैप्टर है कोशिका वाला, ये 3 चैप्टर का यूनिट है। इस 3 चैप्टर से लगभग आते हैं, लगभग हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी किसी से 4। मतलब तुम्हारे पास में इस 3 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 चैप्टर से 9 से 10 क्वेश्चन। ये 2023 का डेटा है। इस 3 चैप्टर से 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है? 10 क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है? इतनी वैल्यू है कि ये तुम्हें एम्स दिल्ली तक पहुंचा सकता है। समझे? 40 नंबर मिलेंगे मेरे लाल, इसके 40 नंबर मिलेंगे। अब इस 40 नंबर पे आज शुरू कर रहे हैं हम इन 3 नंबर की तैयारी। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से डन है, पक्का आएगा। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, कोशिका जीवन की इकाई से। ठीक है, ये स्टार्ट होता है कि कोशिका जीवन की इकाई के चैप्टर से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का आएगा। बॉटनी में आता है और उसी से ये आया जाएगा। ठीक है यार, चलो तो 3 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जिस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं, जिन चैप्टर्स को हम जान रहे हैं, उसकी शुरुआत उनके कुछ महान वैज्ञानिकों से करते हैं कि कौन थे इसके कर्ता धर्ता। तो जब कोशिका जीवन की इकाई पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा एक महान वैज्ञानिक के बारे में। आप उन वैज्ञानिक को देखिएगा। इन वैज्ञानिक का नाम कोई बताएगा क्या? कौन है ये वैज्ञानिक? कोई जानता है इनके बारे में? कौन है ये वैज्ञानिक और इनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? हम एनसीईआरटी में सब पढ़ते हैं, साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले भूल जाते हैं। साइंटिस्ट से पहले एक जगह साइंटिस्ट की पूरी मतलब जो सारा चीज दिया रहता है, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते। हमको लगता है ये तो सब ऐसे ही दिया हुआ है। पूछा जाएगा इनके बारे में। ये है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट भारत के, जिनका नाम था मेरे बच्चे GN रामाचंद्रन। GN रामाचंद्रन, कॉपी में लिखिए और इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। GN रामाचंद्रन जी, साइंटिस्ट का नाम के आगे जी जरूर लगा देना। GN रामाचंद्रन जी, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़कर ये कैम्ब्रिज तक गए थे। पूरी कहानी का स्रोत इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने बताया था कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, कोलेजन का तिहरा कुंडलन मॉडल। ठीक है, कुंडलित मॉडल इन्होंने बताया था, नमूना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार ये कोलेजन क्या है? कोलेजन एनिमल्स में पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे बड़ा प्रोटीन अगर कोई है तो कोलेजन है। अब यहीं पर स्टार बनाकर एक फैक्ट वाली बात बनाते हैं कि जो कोलेजन है बेटा, कोलेजन जंतु जगत का, किसमें? दुनिया में नहीं, सिर्फ जंतु जगत में, जंतु जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन है। पाया जाने वाला सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन कोलेजन है। याद कर लिए इस बात को। और जब ये याद हो जाए तो आगे बढ़ते हैं कि भैया रामाचंद्रन साहब आशीर्वाद दो कि ये चैप्टर हमें अच्छे से याद हो जाए। तो कोलेजन का तिहरा कुंडलित मॉडल है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आप इसको याद रखना। कुंडल नमूना बताया था। ये तुम्हारे नोट्स की शुरुआत हो गई कि GN रामाचंद्रन साहब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, GN रामाचंद्रन साहब के बारे में पता होना चाहिए कि कोलेजन का तिहरा कुंडलित मॉडल वो उन्होंने बताया था, जंतु जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन यही है। ठीक है, बढ़िया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है कोशिका जीवन की इकाई। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो जब भी कोई चीज पढ़ाया जाता है जीवन की इकाई, तो कहा जाता है यार कि चैप्टर का नाम अगर तुम समझ गए ना तो सब समझ गए। दुनिया में अगर तुम किसी चैप्टर का नाम समझ गए तो तुम सब समझ गए। कोई ऐसी चीज नहीं जो चैप्टर से इर्द गिर्द हो। जानते हैं क्यों भाई? कोशिका, आपको मालूम है जीवन की इकाई क्यों है? क्यों है इकाई? बताओ क्यों इकाई है कोशिका? उतक क्यों नहीं है? अंग क्यों नहीं है? एक बात बताओ, कोशिका जीवन की इकाई है। मेरी एक कोशिका, ये अकेले में यहां से ऐसे काट के सब फेंक दूं तो क्या मेरी ये कोशिका जिंदा रहेगी? रहेगी?
अगर मैं अपनी एक कोशिका को ऐसे पकड़ूं और ऐसे निकालकर फेंक दिया, मार दिया 15-20 सेल्स को, लो ये 20 सेल मैंने मारी, ये कोशिका जिंदा है क्या? नहीं। तो कैसे जीवन की इकाई है? और जीवन की इकाई ही क्यों है? क्यों, कैसे, क्यों? तो सवाल आता है कि एकमात्र कोशिका जीवन की इकाई भी है और कोशिका जीवों की इकाई भी है। कोशिका यदि जीवन की इकाई इसलिए है, आपसे ऐसा पॉइंट लिखा जाएगा, जीवन की इकाई क्यों है? जीवन, और साथ ही साथ में यहां पर एक वर्ड और लिखना, जीव दोनों की इकाई है। कैसे भाई? दोनों की इकाई है। कैसे इकाई है दोनों की? कौन कौन सा ऐसा गुण है इसके अंदर? ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो इसके अंदर इसको जीवन की इकाई बना देते हैं? इसके अंदर पहला गुण ये है, पहला गुण, एक वायरस देखा है कुछ दिन पहले आया था हमारी लाइफ में, हालांकि वो जीवित नहीं था। बैक्टीरिया अकेले अपने सभी कार्यों के जीवन को सब कुछ संपन्न कर लेता है। अकेले जिंदा है जी, अकेले अकेले। अब जब वो अकेले जिंदा है तो सोचो वो कितना बढ़िया होगा, कैसे जिंदा रह रहा होगा। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि जीवन, कोशिका अकेले, मतलब अपना कहना चाहिए स्वतंत्र जीवन यापन करने में, जीवन करने में सक्षम है, जीवन करने में, जीवन बनाने में सक्षम है, जीवन बनाने में सक्षम है। ठीक है भाई, मान लिए जीवन बनाने में सक्षम है, क्या मतलब? स्वतंत्र जीवन में अकेले, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, अकेले जिंदा रह रहा है। जब एक अकेली कोशिका, सिर्फ एक कोशिका अकेले जिंदा रहने में सक्षम है, अकेले जीवन बनाने में सक्षम है, ये पहली लाइन है 128 नंबर के पेज की। पहली लाइन यहां पर जब आती है पैराग्राफ की कि यार वो जीवन बनाने में सक्षम है, और दूसरी बात आती है जीवन के लिए समस्त कार्यों को, जितना होगा, श्वसन करना होगा, सांस लेना होगा, छोड़ना होगा, पाचन करना होगा, समस्त कार्यों को संपन्न करती है। सभी कार्य एक ही कोशिका में संपन्न करती है। तो जीवन की इकाई इसलिए है अकेले रह सकती है, और दूसरी चीज होती है कि अकेले रहने के अलावा अपने सभी कार्यों को कर भी सकती है। अगर ये दो चीजें हैं, इसलिए इकाई है। आपसे आज तक कभी क्वेश्चन पूछेगा यार जीवन की इकाई है? बोला हाँ है। कैसे है? क्योंकि जीवन की इकाई इसलिए है क्योंकि ये स्वतंत्र जीवन करने में सक्षम है, बनाने में सक्षम है, अकेले जिंदा रह सकती है। और दूसरी बात, अपने समस्त कार्यों को संपन्न कर सकती है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी करना है, जनन, सब कुछ अकेले कर सकती है, इसलिए जीवन की इकाई है। और ये दो बातें होती हैं कि ठीक है भाई ये जीव है। इससे एक बात और पता चलती है, एनसीईआरटी यहां पर लिखती है कि इस दुनिया में जीव होने के लिए, यहां पर पॉइंट क्या था, जीव होने के लिए अगर कोई जीव है तो कम से कम कोशिकीय संगठन होना ही चाहिए। अगर कोई जिंदा है तो उसके पास कोशिकीय संगठन होना ही चाहिए। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ठीक है यार, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे पास कोशिकीय संगठन आना चाहिए। 11th का चैप्टर नंबर 1, जीव जगत, वो जिंदा रह सकता है, वो अपने, अच्छा ऐसा क्यों होता है, सो क्वेश्चन पूछ रहे क्यों ऐसे अकेले जिंदा रह सकता है? अब जिंदा का मतलब क्या है? उसकी जरूरतों कम है, वो बहुत सिंपल सा है, एक ही कोशिका है, एक ही छोटा सा डीएनए है, वहीं से वो एनर्जी बना ले रहा है, वहीं से वो सारे काम कर ले रहा है, वहीं से वो अपना जनन कर ले रहा है, वहीं से वो अपनी उपस्थिति निर्धारित किया हुआ है, इसलिए वो जीवित है। हमने क्या किया है इस दुनिया के इतिहास में, जब भी बनते जा रहे हैं ना, तो छोटी कोशिका से बनते बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनती हैं और हम कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। पर इस दुनिया में जो सबसे छोटा जीव है उसके पास भी डीएनए है, उसके पास भी कोशिका है और हमारे पास भी कोशिका है, दोनों के पास कोशिकाएं, लेकिन वो अकेले जिंदा है और हम अरबों खरबों कोशिकाओं के साथ जिंदा है, क्योंकि हमारे काम बड़े हैं।
उसका काम बहुत छोटा है और उसलिए वो एक अकेली कोशिका से जिंदा है। और ये दो रीजन बनते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है। इसलिए आज के बाद अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए कि दुनिया में कोशिका कम से कम होनी ही चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो हमें कोशिका है। एक बात बताओ, एक पत्थर उठा ली, ठीक, एक पत्थर और हम में क्या फर्क है? एक पत्थर और प्लांट में क्या फर्क है कि पत्थर के अंदर कोशिका नहीं है, हमारे अंदर कोशिका है। प्लांट के पास में कोशिका है और इसके पेन के पास कोशिका नहीं है, इसलिए ये निर्जीव है और जिसके पास कोशिका है वो जीव है। इस बात को जितना डिटेल में आप इस बात को समझेंगे उतना बेहतर आपके दिमाग में ये बैठता चला जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये जो चीज है ऐसे ही काम करते रहती है, जीवन में ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है भाई, चलो मान लिया कोशिका जीवन की इकाई है, वो अकेले जिंदा रह सकती है, अपने सभी कामों को कर सकती है। अगर तुम अपनी अकेली कोशिका में सभी काम को कर सकते हो, सब कुछ जिंदा रख सकते हो, तो तुम भी एक जीवन की इकाई हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी और की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुम अकेली कोशिका से जिंदा रह सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब ये जो बात है कि कोशिका जीवन की इकाई है, ऐसे हवा में तो नहीं आई होगी। आई होगी क्या? अपन अकेले करेगी और सभी कामों को काम कर लेगी। ठीक है, खत्म। बस एक बात, सभी कामों को संपन्न करेगी और अकेले जीवन जिएगी। अगर एक गुण है तो जीवन की इकाई है, और अगर नहीं है तो जीवन की इकाई नहीं हो सकती मेरे भाई, नहीं हो सकती जीवन की इकाई। बढ़िया, अगले बिंदु पे आते हैं। अब ये सारी बात, इसकी तारीफ में बताया कौन है वो व्यक्ति जिसने बताया कि जीवन की इकाई कोशिका है। कोशिका पता कैसे लिया? हवा में कोई आया भविष्यवाणी किया? नहीं, कुछ बेहतर लोग आए और उनमें से सबसे पहले ये घुंघरालू बाल वाले स्मार्ट से व्यक्ति जो है, इनका नाम है 1665 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। आजकल एनसीईआरटी इनके बारे में लिखती नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा दुख होता है। बड़े वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक में आते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक मृत कोशिका, कौन सी कोशिका? मृत कोशिका जिसका नाम था कॉर्क। क्या नाम था? कॉर्क मतलब होता है छिलका, पौधों का छिलका होता है ना, छिलका को सबसे पहले देखा। तो दुनिया में पहली बार कोशिका को देखने का श्रेय जो है, देखते सब थे लेकिन कुछ डिटेल में बताई बात। तो पहली बार रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा कि हाँ ये कॉर्क है, जो सबसे पहले देख लिया। बहुत अच्छी बात है, देख लिया था तो रॉबर्ट हुक की कहानी यहां पर हो जाती है। कैसी कोशिका को लेकिन देखा था? मृत को, जीवित को नहीं, मृत को देखा था। और वो कोशिका कौन सी थी? कॉर्क कोशिका। कॉर्क मतलब पेड़ का छिलका होता है, पेड़ का छिलका को सबसे पहले देखा 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, मान लिए। पर देखने से काम तो नहीं चलेगा, कुछ बताओ कि ये कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसका रंग रूप कैसा है, कौन कौन है इसके अंदर, क्या क्या सारी चीजें बतानी पड़ेंगी ना। डिटेल में थोड़ी है मैं देख लिया मतलब चांद को देख लिया, चांद के बारे में बताओ। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को पहली बार देखा, मरी कोशिका को, जिंदा नहीं थी वो कोशिका, वो मरी कोशिका थी। अब मरी कैसे थी? पौधे के छिलके को देखा था इसलिए। और पौधे का छिलका क्या होता है ना, दिन पे दिन जब बढ़ता जाता है तो वो मरता जाता है, मर गया, हो गया, ठीक है, मरा हुआ था, ठीक है, मान लिया। फिर हमारे पास एक और घुंघरालू बाल के साइंटिस्ट आए, ये भी बड़े स्मार्ट से दिख रहे हैं। इनका नाम था एंटोनी वॉन, क्या नाम था मेरे बच्चे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बड़े साइंटिस्ट थे, चतुर साइंटिस्ट थे, बहुत चतुर थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक असल में फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। किसके साइंटिस्ट थे? फिजिक्स के। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने माइक्रोस्कोप खोजा था दुनिया में। और होता यह था कि ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जब कोई इनके पास, अब जैसे कोई चीज खोज ली तो सब देखने आते थे, दिखाओ कुछ छोटा सा है तो दिखता है क्या हमको भी, हम भी देखेंगे।
सब लोग ऐसे करने आते थे। ल्यूवेनहॉक खोज लिए इसको, या हमने माइक्रोस्कोप खोजा है, हम ही सब चीज देखेंगे। तो ल्यूवेनहॉक साहब क्या कहते थे कि लाओ थोड़ा हम पहले देख लें। कोई भी चीज कुछ भी खोज देता था, कोई कुछ भी खोज लेता था तो वो इनके पास लेकर आता था और कहता था लाओ हम देख लें। और देखने के बाद देखने का सारा श्रेय देखना ल्यूवेनहॉक को मिलेगा। तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कि स्पर्म किसने देखा, ल्यूवेनहॉक साहब। ओवा किसने देखा, ल्यूवेनहॉक साहब। जीवाणु किसने देखा, ल्यूवेनहॉक साहब। स्पर्म के और जीव पहली कोशिका कौन देखा, ल्यूवेनहॉक साहब। सब ल्यूवेनहॉक साहब। क्यों? क्योंकि इनके पास माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने, टोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, पहली बार, कोशिका तो बहुत छोटी थी, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। यह भी याद रख लेना, पहले इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता था। आविष्कार किया, ठीक है भाई, चलो आविष्कार कर दिए हैं तो आविष्कार किया। और क्या किया, पहली बात, पहली जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, और ये प्याज ऑनियन की टिप जनरली होती थी इसमें, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को देखा, देखा और एक्सप्लेन किया, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि यार ठीक है चलो अपन बता देते हैं, ये ऐसी दिखती थी, वैसी दिखती थी, ये गोल गोल थी, ये ऊपर नीचे थी, वगैरह 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 वगैरह, ये सब देखा। तो पहली कोशिका की खोज, तो एनसीईआरटी ये कहती है कि पहली कोशिका की खोज किसने की, पहली कोशिका की खोज का श्रेय इसीलिए इन्हीं को जाता है, कोशिका की खोज की। एनसीईआरटी का दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन यही है कि खोज किसने की, तो पहली कोशिका की खोज किसने की। ऐसी पॉइंट बना बनाकर लिखते चलना, यही तुम्हारा सबसे बेहतरीन नोट्स बनेगा कि भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, पहली बात। दूसरी बात कि आविष्कार तो किया, कैसी कोशिका, जीवित कोशिका को देखा और एक्सप्लेन कर दिया। रॉबर्ट हुक से ज्यादा स्मार्ट थे, और रॉबर्ट हुक तो बहुत पहले की बात है, 1665, और कहां एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1855, बहुत समय बीत गया था, माइक्रोस्कोप आ गया था। तो इसलिए पहली कोशिका की खोज इनको दे दी गई कि तुमने खोजा, मान लिए तुमने डिटेल बताया था, तुमने खोजा है, ठीक है भाई, पहली कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक साहब की कहानी भी यहीं पर रुक जाती है। पर यार सिर्फ देखना और सोचना और बताना ये सब काम नहीं है ना, हमें चाहिए डिटेल। इतने से सेटिस्फेक्शन आ रहा है क्या? तुमको बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या बताया था, कैसे बताया था, और इतने बताने से मेरा काम चल जाएगा क्या? नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा कि यार आओ और डिटेल बताओ। तब दो साइंटिस्ट आए, और तब दो साइंटिस्ट आए, स्लीडन एंड स्वान। तो कोशिका की खोज किसी और ने की थी, पर कोशिका का एक्सप्लेनेशन, कोशिका का डिटेल, जिसे अपन कहते हैं कोशिकावाद, किसने दिया था? तो कोशिकावाद मानते हैं 1838 में मैथियस स्लीडन, और 1839 में स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन एंड स्वान। 1838 में स्लीडन और 1839 में स्वान, दोनों ने मिलकर आधी कहानी किसी और ने बताई, आधे ने मिलकर बताई, मिलकर कोशिकावाद दिया, कोशिका का डिटेल, कोशिका का अवलोकन किया, कोशिकावाद दिया था। अब तीसरे साइंटिस्ट आ गए, चौथे साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जीएन रामाचंद्रन, सबसे पहले मैंने बताया आपको जीएन रामाचंद्रन, फिर आए आपके रॉबर्ट हुक साहब, फिर आए आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, और अब ये दो जो चल रहे हैं वो हैं स्लीडन एंड स्वान। गजब आदमी थे, मजेदार थे, बताएंगे इनके बारे में कि 1838 में स्लीडन और 1839 में स्वान, इन दोनों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना। स्लीडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर कोशिकावाद को दिया। अब क्या दिया, क्या बताया, क्या बताया? ये दोनों वैज्ञानिक थे, स्लीडन एंड स्वान। तो सबसे पहली कहानी आती है 1838 में। स्लीडन साहब, कौन से साहब थे? स्लीडन साहब। स्लीडन साहब कौन थे? ये
वनस्पति वैज्ञानिक। ये एनसीईआरटी लिखती है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वनस्पति विज्ञानी थे। साथ में आप मेरे कॉपी में लिख रहे हैं ना कि सब कुछ बना बनाया चाहिए तुम लोगों को। हाँ, खुद से करना है, खुद से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी में लिख रहे हैं? आप बताओ मुझे, कॉपी में लिख रहे हो? हाँ, जल्दी बोलो, कॉपी में लिख रहे हो? यार बड़ा टाइम है इसमें, गैप है, आराम से लिखना। कुछ बना बनाया चीजें कभी तुम्हारे काम की नहीं आएंगी। चीजें जितनी अच्छी अपने हाथ से लिखोगे उतना बढ़िया नोट बनेगा तुम्हारा, इसलिए ध्यान से लिखना। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या बताया इन्होंने? आइए लिखते हैं पॉइंट पे। इन्होंने कहा कि पौधे अलग अलग प्रकार की, इन्होंने देखा पौधों को पहले, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इन्होंने कहा कि पौधे जो है ना, कहीं पत्ती है, कहीं जड़ है, कहीं तना है, कहीं फल है, कहीं फूल है, कहीं पर बीज है। सबके पास अलग अलग कोशिका है और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यह बात वनस्पति वैज्ञानिक ने पहली बार बताया। खत्म। इन्होंने पौधों पर ऑब्जर्व किया था। अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वनस्पति वैज्ञानिक हैं तो यार इनका अवलोकन, पौधों को अवलोकन किया, पौधों का अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया और पौधों को अवलोकन किया और बताया कि यार पौधे जो है ना अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कहीं पर जड़ है, कहीं पर तना है, कहीं पर पत्ती है, कहीं पर कुछ और है। सब अलग अलग है, सब अलग अलग। ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं। ठीक है यार, बढ़िया। फिर कौन आया? दूसरे साइंटिस्ट। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है बेटा, याद रखना। हर एक पॉइंट तुम्हारे हिसाब से मिलेगी यहां पर। इस चैप्टर का एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता है। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता है। इसलिए अगर इस चैप्टर पे आपने एनसीईआरटी को घोल के पी गए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग पहले पॉइंट को समझो, पहले चीजों को एक एक करके समझो और यहां पर आप लोगों को चीजें पढ़नी है, चीजें समझनी है, नीट निकालना है। तो उसके बाद पहले चीजों को समझ लो। तो ठीक है यार, ये 1838 पे स्लेडन साहब, 1839 पे स्वान साहब आ गए। स्वान साहब, स्वान जी। चलो भाई, स्वान जी के बारे में बताते हैं कि स्वान कौन थे। स्वान जो थे बेटा, ये थे जंतु वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक थे। ये बताने के पीछे रीजन क्या है पता? कई बार स्वान का स्टेटमेंट कई लोग स्लेडन में लिख देते हैं और स्लेडन का स्टेटमेंट स्वान, दोनों में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मिलाकर लिखना है। स्वान जी जंतु वैज्ञानिक। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो कोशिका है, कोशिका या फिर जीव जो है, इन्होंने बताया कि जीव कोशिका एवं कोशिका से बने, कोशिका एवं कोशिका से बने उत्पाद से, किससे बने? उत्पाद से बने होते हैं, बने होते हैं। तो बहुत सिंपल सी लाइन आ गई कि कोई भी जीव होगा, कोई भी जीव होगा, वो जीव या तो कोशिका से बना है और या तो कोशिका के उत्पाद से बना है। या तो आपके पास कोशिका है या तो कोशिका के उत्पाद है, कोई भी जीव। बढ़िया। दूसरी बात स्टेटमेंट पे आते हैं कि यहां पर पता चला कि भाई कोशिका पे, कोशिका कौन सी वाली? कोशिका जो पादप के पास थी, कोशिका जो पादप के पास थी, पादप कोशिका। पादप कोशिका के पास कोशिका भित्ति से होती है, कोशिकीय भित्ति होती है। इनके पास एक नई बात आ गई, भित्ति होती है। जबकि अगर हम दूसरा पॉइंट कहेंगे, जबकि जंतु कोशिका में, किसमें मेरे बच्चे? जंतु कोशिका में
सिर्फ क्या होता है? सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होती है, सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो दूसरी बात आ गई कि यार इन्होंने ये बताया कि यार इनके पास सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली है। स्वान साहब की यही का उत्पाद मतलब कोई भी बात, जैसे तुम्हारे शरीर में कोई एंजाइम बन रहा है, कौन बना रहा है? कोशिका। तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कौन बना रहा है? कोशिका। तुम्हारे शरीर में खून बन रहा है, कौन बना रहा है? कोशिका। तुम्हारी हड्डियां बन रही है, कौन बना रहा है? कोशिका। तो या तो तुम कोशिका है, या तो कोशिका है, या तो कोशिका का उत्पाद है। इस दुनिया में दो ही चीज है, ठीक है? भित्ति, कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली होती है। हाँ, यहां पर नहीं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली है। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। और दोनों देखा था, इन्होंने क्या कहा कि प्लांट के पास, ये प्लांट है, इसके पास दो आवरण है, इसके पास दो आवरण है। एक तो कोशिका भित्ति, एक तो कोशिका क्या है बच्चा? भित्ति है, और दूसरा है कोशिका की झिल्ली। दूसरी क्या है? कोशिका की झिल्ली। दोनों है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। ये प्लांट है। और अगर मैं यही बात करूं एनिमल्स के लिए, अगर मैं यही बात करूं एनिमल के लिए, तो एनिमल्स के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। फर्क नजर आया? दोनों में फर्क नजर आया। डिटेल बाद में करेंगे, इसको समझेंगे। अभी बस इतनी बात को डिटेल पॉइंट करो कि प्लांट जो है, प्लांट, इनके पास दो आवरण है। कौन कौन सा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली है। ये बात बताई थी हमें किसने? ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हमें किसने? स्वान साहब ने, ठीक है? स्वान साहब ने। बस यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए इतनी बातों को थोड़ा सा डिटेल करते हुए चलते हैं और एक बार फिर से अवलोकन करते हैं कि हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा। हम आपसे पहला सवाल खुद से पढ़ो और खुद से पूछो, खुद से पढ़ो और खुद से पूछो। खुद से पहला सवाल करना याद रखना, नीट के लिए बहुत जरूरी ये चीज हो जाती है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उससे खुद से सवाल पूछना। जब आप खुद से सवाल पूछने लग जाओगे, जब आप खुद से सवाल पूछने लग जाओगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाएगा और नीट के लेवल का क्वेश्चन बनने लग जाएगा। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा पढ़ के। ध्यान सुनना। कोशिका जीवन की इकाई क्यों है? पहला प्रश्न बताओ, कोशिका जीवन की इकाई क्यों है? इसलिए है भाई क्योंकि ये अकेले जिंदा रह सकती है। कोशिका अकेले जिंदा रह सकती है तो है इकाई। कोशिका अपने सभी कामों को अकेले करने में सक्षम है, सभी जीवन योग्य कार्यों को करने में अकेले सक्षम है। ये दो बातें एनसीईआरटी की लिखी हुई हैं कि जीवन जीने में और काम को करने में, जीवन को जीने में और काम को करने में दोनों में सक्षम है। और जब ये दोनों में सक्षम है तो कोशिका जीवन की इकाई है। जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, ये बात सबको समझ में आई? से यस और नो कि कोशिका जीवन की इकाई क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो अकेले जिंदा रह सकती है और अकेले सभी कामों को कर सकती है, इसलिए जीवन की इकाई है वो। हाँ, बस डन, क्लियर बात आती है। तो एक प्रश्न आता है, तो इस दुनिया में एक बात आती है कि यहां पर जीव होने के लिए कम से कम कोशिकीय संगठन होना चाहिए, है ना? अगर इस दुनिया में कोई जीवित है तो उसे सबसे पहली बात जो है वो जीवित संगठन होना चाहिए। अगर आपके पास कोशिका नहीं है तो आप जीवित नहीं गिने जाएंगे। अगर आपके पास जीवन कोशिका नहीं है तो आप जीवित नहीं गिने जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे पहुंचे तो एक महान साइंटिस्ट का नाम आता है जीएन रामाचंद्रन साहब। कौन थे?
जीएन रामचंद्रन कोलेजन का तिहरा कुंडलन मॉडल, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन, कोलेजन का तिहरा कुंडलन मॉडल जो है ये बताया था जीएन रामचंद्रन साहब ने। पहली बात, बढ़िया, डन, खत्म। अब फिर अगला क्वेश्चन आएगा, यार ये कोलेजन का है, बता तो दिए कोलेजन, कोलेजन है क्या? कोलेजन जंतु जगत का पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन, जंतु जगत का सर्वाधिक प्रोटीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता है। तो कोलेजन के बारे में जान गए, ठीक है भाई। पहली कोशिका का श्रेय किसको गया? पहली कोशिका का श्रेय गया रॉबर्ट हुक साहब को। किसको गया? रॉबर्ट हुक साहब को। कौन है रॉबर्ट हुक साहब? रॉबर्ट हुक साहब वो थे जिन्होंने पहली मृत कोशिका देखी थी। क्या देखा था? पहली मृत कोशिका देखी थी। किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक साहब ने पहली मृत कोशिका देखी थी, कॉर्क छिलका देखा था। ठीक, बढ़िया। फिर आए अगले साइंटिस्ट की तरफ, फिर अगले साइंटिस्ट की तरफ में आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है भैया? ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप खोजा था। तो यार जब तुम खोजोगे माइक्रोस्कोप तो देखोगे भी खुद है ना, दूसरे को देखने दोगे का? नहीं ना। तो माइक्रोस्कोप से देखने का नाम, माइक्रोस्कोप से देखने का नाम ये जो है पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका, ये सबसे पहली बार यहां पर देखी थी इन्होंने। और वो पहली जीवित कोशिका की खोज का श्रेय भी फिर इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। अगली बात आ गई। फिर ठीक है यार, कोशिका के बारे में पता तो चला। अब कहानी आती अगले साइंटिस्ट की, स्लीडन एंड स्वान। दोनों साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट दिखते थे। देखो तो कोशिकावाद, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? 1838 में स्लीडन साहब, 39 में स्वान साहब ने, दोनों ने मिलकर दिया था। क्या क्या बात बताई थी? जितनी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको कोई भी एक बच्चा दिख रहा है ना जो यहां पर जिसे ना समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के देखो, एग्जैक्ट वही लाइन यहां पर लिखी हुई है, एग्जैक्ट वही लाइन लिखी है। सारी चीजें हैं, बस पढ़ना शुरू करना है। शिकायतें करने से बात नहीं चलेगी। याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी परोसा नहीं मिलेगा। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि जादू की छड़ी चलाऊंगा और तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस साल 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे मेरे बच्चे, और 25 लाख बच्चों में जो अपना सर्वाधिक योगदान देगा वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, वही बच्चा डॉक्टर बनेगा। इसलिए आपको चीजों को समझो, एक्सेप्ट करो सच्चाई को, और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, सारा मजा आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आ जाओ अगले पॉइंट पे, 1838 पे स्लीडन साहब। कौन थे स्लीडन साहब? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि देखो यार, मैंने पौधे को देखा है और कहा है कि पौधे में कहीं जड़ है, कहीं तना है, कहीं पत्ती है, कहीं फल है, कहीं फूल है। अब मुझे बताओ कि वो किससे बना है? तो उसने कहा कि पौधे का अवलोकन करने के बाद पहले पौधे जो हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पौधे अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। हाँ, पीडीएफ डाल देंगे भाई, डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब 1839 में नए वैज्ञानिक आए। अच्छा, ये मत सोचना कि स्लीडन स्वान एसएस भाई भाई थे, बहुत दूर। तो एक जर्मनी तो एक ब्रिटिश, एक जर्मनी तो एक ब्रिटिश, अलग अलग जगह के थे। लेकिन ये बताने वाली बात नहीं होती, जर्मनी ब्रिटेन पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो टेंशन मत लो। तुम बस इतना याद रखो कि 1839 में स्वान साहब आए। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। क्या बताया? जंतु वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बताया कि जंतु जो है ना, उनके पास एक ही भित्ति होती है, एक ही भित्ति में होती है। ठीक है, अब एक जो भित्ति है वो है कौन सी भित्ति? वो भित्ति है कोशिका की झिल्ली। और प्लांट के पास में दो आवरण है, प्लांट के पास में दो आवरण है। पहला आवरण कौन सा है प्लांट में? प्लांट में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों है। जबकि हम एनिमल्स की अगर बात करें तो इनके पास सिर्फ कोशिका की झिल्ली है, बस।
इनके पास झिल्ली, इनके पास झिल्ली भित्ति दोनों। ये बात हमने यहां तक। तो स्लेडन साहब जो बताए थे और स्वान साहब जो बताए थे, उन्होंने बस ये कहा था कि हाँ ये चीजें होती हैं। डिटेल बताने का काम क्या किया? फिर आए नवकोशिकावाद। अब ये जो नवकोशिकावाद है, ये किसने दिया भाई? तो नवकोशिकावाद की कहानी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होती है, नवकोशिकावाद। और आज मैं आपको बहुत शॉर्टेड वे में मेन चीजें बता रहा हूं। कल के सेशन से हम इनको और डिटेल में लेकर जाएंगे, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। डेली कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करवाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है यार, चलो नवकोशिकावाद पे आते। नवकोशिकावाद 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ। क्या नाम था बेटा? रुडोल्फ विर्चॉ। अब रुडोल्फ विर्चॉ ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया क्या आपको पता है? रुडोल्फ विर्चॉ बहुत बड़े साइंटिस्ट में माने जाते हैं। ये रुडोल्फ विर्चॉ का कहना था कि नव कोशिका कैसी आई। इन्होंने कहा कि कोशिका बनती कैसे आपको पता है? कोशिका पहले से जो उपस्थित यहां पर रहती है ना कोशिका, पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से निर्मित होती है, विभाजन से बनती है। ये बात थी रुडोल्फ विर्चॉ साहब की। ये बात थी कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनती है। और इन्होंने कोशिका बनी कैसे, इस बात को समझा दिया। को तीनों का अपना अपना काम था। एक ने कहा कि कोशिका से बना हुआ है पौधा, एक ने कहा कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बना हुआ है, तीसरे ने कहा कि यार रुडोल्फ विर्चॉ ने कहा कि कोशिका बनती कैसे है। ठीक है, मैं मान लिया कोशिका ऐसी होती है वैसी होती है, पर कोशिका बनती किससे है? तो कोशिका बनती है, ये पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है। और इस बात को इन्होंने अपने शब्दों में लिखा था, सेलुला ई सेलुला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुला ई सेलुला जो है, ये वर्ड जो है ये किसने दिया था? सेलुला ई सेलुला दिया था बेटा रुडोल्फ विर्चॉ साहब ने। और इनके स्टेटमेंट का मतलब ये था कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से निर्मित होती है, उसके विभाजन से बनती है। कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनती है। ये नव कोशिकावाद हो गया। तीनों मिलाकर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा आपसे, ध्यान से सुनो। अब यहां तक कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे फटाफट सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। आज की पढ़ाई हुई बातों से ही घुमा फिराकर जवाब दूंगा, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछूंगा भी मैं आपसे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को, हाँ फिर किसी चीज ने पूछ लिया तो पहली कोशिका कैसे आई उसको बताएंगे। कोशिका का जो वो आता ना चैप्टर विकास वाला, उसमें पढ़ाएंगे विकास। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो कॉन्सेप्ट है सेलुला ई सेलुला जिसे अपन कहते हैं, यही बात है। इसी को डिटेल में जब कहते हैं कि इसके बाद अब अगला स्टेटमेंट आता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। एग्जैक्टली यही नाम है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट जो है भैया जी रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया था। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछें, जो अभी तक पढ़ाया है वही चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे। जो अभी तक पढ़ाया है उन्हीं चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे। सारे बच्चे अब देखना कि इनके ऊपर नीट पे कैसे प्रश्न आएगा। हाँ वही वर्ड हो गया ऊपर नीचे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब मुझे बताओ कि इनके पॉइंट पे अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकावाद किसने दिया, पहला क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट है तुम्हारा, सारे बच्चे जवाब देंगे। कोशिकावाद किसने दिया? सीधा सा प्रश्न, एकदम सीधा सा प्रश्न आएगा, कोशिकावाद किसने दिया, किसने किया? पहला पार्ट बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है नव कोशिकावाद, नव कोशिकावाद, नव कोशिकावाद, या फिर कहते हैं कि कोशिकावाद में परिवर्तन किसने किया? कोशिकावाद में परिवर्तन किसने किया? कोशिकावाद में परिवर्तन किसने किया? परिवर्तन किसने किया? ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ठीक, तीसरी बात अब आपको बतानी है, एक और क्वेश्चन, क्या विषाणु
क्या विषाणु जीवित होता है? क्या विषाणु जीवित होता है? ये 3 प्रश्न समझ लो, ये किस में आएगा? ये तुम्हारा मॉक टेस्ट है, तुम्हारे दिमाग से खेलना है। तुम्हें अपने दिमाग से खेलना है। अब हर प्रश्न का अपना अपना एक प्रॉपर जवाब होता है कि कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछे बेटा कोशिकावाद किसने दिया था, तुम स्लीडन एंड स्वान बताना। तुम क्या बताओगे? स्लीडन एवं स्वान। ये तुमसे मैच दी फॉलोइंग में बहुत पूछा जाएगा, स्लीडन स्वान। अब एक नया सवाल है कि कोशिकावाद परिवर्तित किसने किया? अगर ये बोला जाएगा तो आप ये बताओगे कि रुडोल्फ विर्चो ने किया था। अगर आपसे ये पूछे कि परिवर्तित किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। पर अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नवमेंडलवाद किसने दिया, चौथे नंबर का नवमेंडलवाद, तो नवमेंडलवाद में ऐसा नहीं था कि स्लीडन स्वान नहीं थे, नवमेंडलवाद, नवकोशिकावाद, सॉरी नवकोशिकावाद, नवकोशिकावाद जिसे अपन कहते हैं, मतलब मॉडिफाइड सेल थ्योरी जिसे अपन कहते हैं, न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी जिसे आप इसे क्या कहेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में जब आएगा तो अकेले रुडोल्फ विर्चो को मत लिखना, अकेले रुडोल्फ विर्चो को मत लिखना। तब इसमें क्या करना, तब इसमें आप स्लीडन को भी डालेंगे, तब आप इनमें स्वान साहब को भी डालेंगे, और तभी आप इसमें एक और चीज को डालेंगे जिनका नाम था विर्चो। तो ये एक दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन आता है कि कोशिकावाद किसने दिया, स्लीडन साहब ने। परिवर्तन किसने किया, रुडोल्फ विर्चो साहब ने। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि नवकोशिकावाद, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, अगर आपसे ऑप्शन में आता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो तीनों साहब का नाम बताना, स्लीडन साहब का भी, स्वान साहब का भी, विर्चो साहब का भी। इन तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन, क्या विषाणु जीवित होता है? अब क्या विषाणु जीवित होता है, यह क्वेश्चन आएगा। तो इसके ऊपर में पॉइंट होता है कि विषाणु जीवित नहीं होता है। विषाणु जीवित जीव और निर्जीव के बीच का है, जीव एवं निर्जीव के मध्य, निर्जीव के मध्य इकाई है, के मध्य इकाई है। मध्य जो है लिंक है, क्या बोलते हैं, कड़ी बोल सकते हैं इसको। इसमें दोनों के गुण लगभग होते हैं, कुछ गुण जीवों के जैसे हैं और कुछ गुण निर्जीव के जैसे हैं। इतना पॉइंट मैंने बताया है, कुछ नई कहानियों की तरफ में चलते हैं। चलो आगे आते हैं भाई, कोशिका के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन, कोशिका का समग्र अवलोकन। चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर की थोड़ी सी कहानी जानना बहुत जरूरी है कि अवलोकन क्या करेंगे हम लोग। इस दुनिया में कितने प्रकार की कोशिका होती है मेरे बच्चे? इस दुनिया में कितने प्रकार की कोशिका होती है, मुझे बताओ। कितने प्रकार की कोशिका बनती है? इस दुनिया में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे आप जानते हैं समग्र अवलोकन पे कि एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। पहली बात आती है कि कुछ प्रोकैरियोटिक है और कुछ यूकैरियोटिक है। ये हमको पता है, बाकी डिटेल बाद में करेंगे इसको। कुछ प्रोकैरियोटिक है जिसे असीम केंद्री कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा वर्ड आता है यूकैरियोटिक कोशिका। दुनिया में जितने भी लोग हैं, या तो किसी के पास प्रोकैरियोटिक है और या तो किसी के पास में यूकैरियोटिक है। हाँ, ऐसे ही प्रश्न आएंगे मेरे बच्चे। आप प्रश्नों को बनाना, मैं खुद आपको प्रश्न दूंगा, डेली के डेली लेकर आऊंगा, तब आप देखना कि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और अगली बार मैं आपको हर एक पॉइंट पे आंसर एक एक चीज पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? मानते हैं? उदाहरण बताओ जी इसका, कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन है? इसमें एक जगत आता है, नाम है मोनेरा, नाम है मोनेरा। और इसमें एक उदाहरण का जगत आता है, उसका नाम है प्रोटिस्टा, नाम सुना है ना बेटा? और दूसरा आता है कवक, इसका भी नाम सुना होगा। इसके बाद आते हैं जंतु, इनको तो सुना ही होगा, तुम खुद ही जंतु हो। इसके बाद पादप, ये भी देखा होगा, आसपास लहलहाते रहते हैं। ये सब यूकैरियोटिक में आएंगे, ठीक?
अब प्रोकैरियोटिक में मोनेरा में कौन कौन आएगा और बताओ? तो इसमें आते हैं मेरे लाल जीवाणु। और कौन कौन आता है? इसमें आता है नील हरित शैवाल। ठीक है, और कौन कौन आता है? और उसके अलावा इनके पास में और कौन आ सकता है भाई? तो ये शैवाल है, आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों को तो भली भांति जानते हो आप। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? तो थोड़ा बहुत अंतर आप यहीं पर बता दो, फिर इसको डिटेल करेंगे, तब समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक और इसमें दूसरा वर्ड आता है यूकैरियोटिक में अंतर। बताओ तो ठीक है, एग्जाम्पल का अंतर तो मैंने बता ही दिया। थोड़ा सा एक शॉर्टकट वाला बताना है, क्योंकि डिटेल वाला तो आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। हाँ, माइकोप्लाज्मा लिख लो, लिख लो, लिख लो, माइकोप्लाज्मा ये भी लिख लो, एक्टिनोमाइसिटीज, और भी बहुत लोग हैं, सबके बारे में बताएंगे ना अभी। बताओ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है? तो एक शॉर्टकट वाला अंतर अभी आपको बताता हूं, जो बाद में फिर डिटेल करके आगे लेकर जाएंगे। प्रो का मतलब क्या होता है पता है? प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियोट का मतलब, कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो पहले से, केंद्रक से पहले, आपको यह बात बतानी है। जिनके पास केंद्रक नहीं है, या शॉर्टकट में आप कहें तो जिनके पास अपूर्ण केंद्रक है, ऐसा नहीं कि इनके पास केंद्रक नहीं है, अपूर्ण केंद्रक है। अपूर्ण केंद्रक युक्त कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके पास केंद्रक पूर्ण नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। अपूर्ण केंद्रक, अधूरा है, बना है, बनने जा रहा था, पूरा नहीं बन पाया है। जब पूरा बन ही नहीं पाया है तो अपूर्ण केंद्रक है। यू का मतलब क्या होता है? यू को उनको अपनी भाषा में कहा गया था सत्य, और कैरियोट का मतलब कहा गया था केंद्रक। तो जिनके पास सत्य केंद्रक पाया जाएगा, पूर्ण केंद्रक, एकदम जबरदस्त वाला, एकदम लल्लन टाप पूर्ण केंद्रक पाया जाएगा, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। और जिसके पास अधूरा केंद्रक पाया जाएगा, पूरा वाला नहीं होगा, वो प्रोकैरियोटिक होगा। पहला बिंदु क्लियर? पहला बिंदु क्लियर? अरे हाँ ना, समझ में आई मेरी बात? एकदम क्लियर। केंद्रक अधूरा, केंद्रक पूरा, इसी के नाम पे विभाजन किया गया है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक विशेष बात, सबसे जरूरी विशेष बात, इनके पास झिल्लीबद्ध कोशिकांग, ये बड़ा डिटेल पॉइंट है यार, इतना आसान नहीं है, लेकिन समझ में आएगा भी। झिल्लीबद्ध कोशिकांग, और किसका झिल्ली होता है? वो झिल्ली होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड वाला। कोशिका झिल्ली को बद्ध कोशिकांग, ये जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं वो यहां पर अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, यहां नहीं पाए जाते, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक है। और यहां पर कहा जाएगा कि समस्त झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं यार, यहां तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है यार, तो अगर ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है तो तुम क्या मुझे इतना बता सकते हो कि कौन कौन है? यूकैरियोटिक को कहते हैं सशीम केंद्री, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सशीम केंद्री। ठीक है, सशीम केंद्री। और इसे कहा जा सकता है असीम केंद्री, इनके पास केंद्रक नहीं है इसलिए असीम केंद्री। ये पार्ट हो गया, और वो सशीम केंद्री, ये दो नाम है। बताओ झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन कौन सा है? सबसे पहले लिखोगे केंद्रक, ये सब सुना तो होगा ही। दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बढ़िया। अगली बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जस्ट एग्जाम्पल गोल्जी काय। और बताओ अंतः प्रद्रवी जालिका, ये भी इनमें पाया जाता है। और क्या क्या होगा? और इनके पास बहुत सारे और भी अंगक, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम। और बताओ इसके अलावा
होगा इनके पास में रिक्तिका, ये सब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो, ये सब इसमें पाए जाते हैं झिल्लीबद्ध कोशिकांग, ये है इनमें। इनमें नहीं है, इनमें सब एब्सेंट है, तो इनमें कुछ तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी होगा, ये सब एब्सेंट है मान लिया, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो होगा इनके पास। इनके पास पाया जाता है न्यूक्लियोइड, ये भी कुछ है, इसको डिटेल करेंगे न्यूक्लियोइड का है। इनके पास पाया जाएगा प्लाज्मिड, ये भी कुछ है, इसको भी डिटेल करेंगे। इनके पास पाया जाएगा क्रोमैटोफोर, इसको भी डिटेल करेंगे, ये क्या है भैया। इसके बाद इनके पास पाया जाएगा मीजोजोम, ये भी कुछ होगा, पढ़ेंगे इनके ऊपर में। इनके पास पाया जाएगा मतलब जिसे अपन कहते हैं फ्लैजिला, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिला, ये भी पाया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, पर एक बेसिक इंट्रो मैंने यहां पर दिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर बताओ। एक मुख्य अंतर और बताओ, चलो एक और अंतर बताना यहां पर। अवलोकन किया किसी का, मान लो पादप का, ये सब चीजें भी बहुत काम आएंगी, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा पढ़ लो पहले से। और एक हो गया जंतु, मेन अंतर बताओ, बताओ अंतर, तो 3 अंतर बता दो फटाफट, दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ये अवलोकन कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं, हम कोशिकाओं को पढ़ने से पहले कोशिकाओं को सीखना चाहते हैं, कोशिकाओं को जानना चाहते हैं, कोशिका होती कैसी है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। क्या होता है बद्ध मतलब यार घिरा हुआ, बद्ध मतलब घिरा हुआ। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है, प्लांट और एनिमल्स में, तो क्या अंतर है। अभी एक बताया है, मैं हर बच्चे से इतनी उम्मीद तो करूंगा कि इनके पास कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति को जब तक अपन पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक अपन को ये भित्ति जो है ना ऐसी डराती रहेगी। कोशिका भित्ति उपस्थित, ठीक, बढ़िया, यहां पर अनुपस्थित, बहुत अच्छी बात। अगले बिंदु पे चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या होगा बताओ, पादप में बड़ी, केंद्रीय, एकदम बहुत ज्यादा बड़ी और केंद्र में रहने वाली रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका होगी, ठीक है। इसमें अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक। और बताओ तीसरे नंबर पे इनके पास हरित लवक, हरित लवक उपस्थित, हरित लवक उपस्थित, यहां कहां है, यहां है जी एब्सेंट, यहां पर है बच्चे एब्सेंट, बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चौथे नंबर पे पहुंचते हैं, चौथे नंबर पे, हाँ सेल्लोज एल्लोज सब बताएंगे ना, किसकी कोशिका भित्ति, कहां कोशिका भित्ति, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको सब पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इनके पास जो है ना, इनके पास क्या होगा पता है, लाइसोसोम, इनके पास लाइसोसोम उपस्थित, तो इनके पास अनुपस्थित, अनुपस्थित लाइसोसोम। एक और जो अंतर है जो कुछ बड़ा सा है, बाकी सब तो फिर छोटे छोटे अंतर तो बहुत सारे हैं। इनके पास तारक काय पाया जाता है। अब देखो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तारक काय, तारक केंद्र, लेकिन पढ़ेंगे ना यार, शुरू में थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी की लाइन में जैसा लिखा हुआ है वो सब सुन लेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, तो अभी पढ़ लेंगे तो आगे फिर और अच्छा समझ में आएगा। पाया जाता है, यहां पर अनुपस्थित है। पूरी कहानी आज की हो गई। अब इनके अगले जो पॉइंट अपन जो कल से पढ़ेंगे, जो अपन कल से पढ़ेंगे ना, वो यहां पे अवलोकन के डिटेल पॉइंट को धीरे 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 करके आगे लेकर जाएंगे।